सोचिए, बचपन में दो भाई एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हालात ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। करीब 30 साल बाद जब एक भाई अपने बिछड़े हुए भाई से मिलने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा, तो उसे गले लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका भाई पहले ही बेरहमी से मारा जा चुका था। अब इस कत्ल की गुत्थी सुलझाते सुलझाते उसके सामने ऐसा सच आने वाला था जो हर किसी के होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है एक अनजान आदमी की हत्या से। एक हत्यारा पुल के पास एक आदमी को 3 गोलियां मारता है, उसके बाद उसकी लाश को बेरहमी से पीटता है और आखिर में पास पड़े गत्ते के टुकड़ों से ढककर वहां से चला जाता है। यह है जैक रीचर, लंबा, ताकतवर और इतना खतरनाक कि देखने में किसी वन मैन आर्मी से कम नहीं लगता। जहां भी यह जाता है मुसीबत खुद इसका पीछा करती है। फिलहाल रीचर बस से उतरकर आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद जॉर्जिया के मार्ग्रेव शहर पहुंचता है। सबसे पहले वह एक रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी और कुछ मीठा ऑर्डर करता है, लेकिन पहला निवाला लेने से पहले ही पुलिस वहां आ जाती है और उसे पिछली रात हुए कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर लेडी ऑफिसर रोज को देखती है कि रीचर के हाथों में सामान्य हथकड़ियां फिट ही नहीं हो रही, इसलिए उसके हाथ जिप टाइज से बांधे जाते हैं। उसके पास सिर्फ कुछ पैसे, एक मेडल और पासपोर्ट मिलता है जिसमें उसका नाम जैक रीचर लिखा होता है। पुलिस उससे बार बार सवाल करती है, लेकिन रीचर बिल्कुल खामोश रहता है। तभी चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर आता है और उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। ऑस्कर कहता है, पुल के पास एक आदमी की लाश मिली है, उसे करीब से 3 गोलियां मारी गई थी, बताओ वह कौन था? रीचर शांत रहता है। ऑस्कर कहता है, ठीक है, तुम्हें सरकारी वकील मिल जाएगा, फिर तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। इस पर रीचर कहता है, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, कम से कम पिछले 2 दिनों में तो बिल्कुल नहीं। इसी बीच रोज को रीचर का बैकग्राउंड चेक करती है, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं। रीचर के फिंगरप्रिंट्स किसी रिकॉर्ड से मैच नहीं करते, न सोशल मीडिया अकाउंट, न ड्राइविंग लाइसेंस, न कोई मेडिकल रिकॉर्ड। इंटरनेट पर उसके वजूद का कोई निशान ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वह आदमी कभी था ही नहीं। सिर्फ एक सबूत है कि वह इस वक्त पुलिस स्टेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ है। कॉन्फ्रेंस रूम में रीचर क्राइम सीन का विश्लेषण करता है। वह कहता है, मुझे लगता है इस कत्ल में 3 लोग शामिल थे। पहले आदमी ने पेशेवर तरीके से गोलियां मारी और एक भी खोल वहां नहीं छोड़ा। दूसरा कोई पागल था जिसने लाश को बेरहमी से पीटा, और तीसरे ने लाश को गत्ते के टुकड़ों से ढक दिया। ऑस्कर कहता है, कहानी अच्छी है, लेकिन गवाहों ने तुम्हारे जैसा ही लंबा आदमी लाश के पास देखा था। रीचर बिना घबराए जवाब देता है, हाँ, वह मैं ही था। मैं बस से उतरकर वहां से गुजरा था। मैं इस शहर में एक गायक ब्लाइंड ब्लैक की मौत की जांच करने आया हूँ। ऑस्कर कहता है, अगर हम साबित कर दें कि कत्ल के वक्त तुम बस में थे, तो तुम बेकसूर मान लिए जाओगे। वैसे लाश के जूते से एक फोन नंबर भी मिला है। जब तक हम उसकी जांच करते हैं, तुम्हें हिरासत में रहना होगा। थोड़ी देर बाद ऑस्कर और रोस्को उस फोन नंबर के मालिक पॉल के पास पहुंचते हैं। ऑस्कर उससे लाश के बारे में पूछता है। इतने में पॉल की नजर बाहर खड़ी एक काली गाड़ी पर पड़ती है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अचानक वो कहता है, उस आदमी को मैंने ही मारा। ऑस्कर उसे जानबूझकर गलत तरीके से कत्ल का दृश्य बताता है, लेकिन पॉल बिना सोचे समझे हर बात पर हाँ कर देता है। ऑस्कर और रोस्को समझ जाते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। पॉल को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसे रीचर के साथ लॉकअप में डाल दिया जाता है। जैसे ही अधिकारी बाहर निकलते हैं, रीचर आसानी से अपनी जिप टाइज तोड़ देता है और सेल से बाहर आ जाता है। ऑस्कर उसे बताता है, पॉल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसने कत्ल की जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह असली कातिल नहीं। रीचर कहता है, अगर उसने कत्ल मान लिया है तो फिर मुझे जाने दो। ऑस्कर को जवाब देता है, नहीं, मुझे उस पर नहीं, तुम पर भी शक है। अगर अपनी बेकसूरी साबित करनी है तो तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है। इसके बाद पॉल की घड़ी और अंगूठी उतरवा ली जाती है ताकि जेल के अंदर कोई उन्हें लूट न ले। फिर रीचर और पॉल दोनों को जेल भेज दिया जाता है। वहाँ ऑफिसर स्पाइवी उन्हें प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहता है। दोनों को जेल के कपड़े दिए जाते हैं और जांच के लिए कपड़े उतारने का हुक्म दिया जाता है। रीचर सीधा स्पाइवी की आंखों में देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम यह जांच बिना चोट खाए भी पूरी कर सकते हो। स्पाइवी उसकी शख्सियत देखकर घबरा जाता है और बिना जांच किए ही दोनों को सेल में बंद कर देता है। अगली सुबह होते ही जेल के सेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुबह होते ही रीचर सेल से बाहर निकलता है, लेकिन जेल के खतरनाक कैदियों को देखकर दोबारा अंदर आ जाता है। वह आराम से लेट जाता है, जबकि पॉल एक दीवार के साथ खड़ा रहता है। तभी एक बदमाश अपने 2 साथियों के साथ सेल में घुस आता है। वह पॉल से उसके जूते और चश्मा मांगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसका चश्मा तोड़ देता है और उसे जलील करने की कोशिश करता है। इसी वक्त रीचर बीच में आ जाता है और कहता है, 3 गिनती से पहले यहाँ से निकल जाओ। वह गिनती शुरू करता है, लेकिन 2 तक पहुँचते ही तीनों की बुरी तरह पिटाई
कर देता है। कुछ ही सेकंड में सब जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। पॉल उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बैंक मैनेजर हूँ। मुझे जबरदस्ती इस कत्ल का इल्जाम कबूल करने पर मजबूर किया गया है। अगर मैंने मना किया तो मेरी फैमिली को मेरे सामने मार दिया जाएगा। रीचर को तब एहसास होता है कि जेल में कुछ लोग खास तौर पर उसी पर नजर रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम जाता है, लेकिन वही गुंडे उसका पीछा करते हुए अंदर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। रीचर फिर वही कहता है, 3 गिनती से पहले निकल जाओ। इस बार भी वह सिर्फ 2 तक गिनती करता है और फिर सब पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में हर गुंडा जमीन पर पड़ा होता है। लड़ाई खत्म होते ही गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। तब पता चलता है कि ऑफिसर स्पाइवी ने गलती से रीचर और पॉल को खतरनाक क्रिमिनल्स वाले ब्लॉक में डाल दिया था। दोनों को तुरंत उनकी असली बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रोस्को ऑस्कर को बताती है कि उसने रीचर का पूरा बैकग्राउंड निकाल लिया है। रीचर पहले आर्मी का मेजर रह चुका है। उसने बहादुरी के लिए कई मिलिट्री मेडल जीते हैं और एक मिशन के दौरान जलती हुई आग से 12 लोगों की जान भी बचाई थी। रोस्को हैरान होकर पूछती है, इतना बहादुर आदमी जेल में क्या कर रहा है? लेकिन ऑस्कर बिना जवाब दिए उसे अपने ऑफिस से बाहर भेज देता है। अगली सुबह पॉल घबरा कर कहता है, मेरी बेल होते ही वो लोग मुझे मार देंगे। रीचर भी सोच में पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जेल के अंदर उस पर हुए हमले कोई इत्तेफाक नहीं थे, कोई बाहर से उसे खत्म करवाना चाहता है। थोड़ी देर बाद दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पॉल की बेल उसकी वाइफ करवा लेती है, जबकि रोस्को खुद रीचर को लेने आती है। रास्ते में वह बस की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिससे साफ साबित हो जाता है कि कत्ल के वक्त रीचर बस में ही था। अब वह इस केस में ऑफिशियली बेकसूर माना जाता है। इसके बाद रोस्को उसे नए कपड़े दिलाने ले जाती है। बातों ही बातों में वह रीचर से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। रीचर शांत आवाज में कहता है, मेरी फैमिली में सब मर चुके हैं, सिर्फ मेरा भाई बचा है, लेकिन मुझे नहीं पता वह इस वक्त कहाँ है। फिर वह बताता है कि उसका खर्चा आर्मी की पेंशन से चलता है। कपड़े खरीदने के बाद रोस्को उसे शहर में छोड़ देती है और शाम को डिनर के लिए इनवाइट करती है। रीचर जब बाजार में घूम रहा होता है तो पूरा शहर उसे घूर रहा होता है। छोटे शहर में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हेयर कट करवाते वक्त रीचर को पता चलता है कि मार्ग्रेव का लगभग हर बड़ा बिजनेस एक ही आदमी के कंट्रोल में है। तभी क्लाइनर का पोता अपने कजिन के साथ वहां पहुंचता है। वह रीचर के पास आकर धमकी देता है, कल तक तुम पर कत्ल का इल्जाम था और आज सब इल्जाम हट गए, इसीलिए ऐसा कुछ मत करना जिसे हम माफ न कर सकें। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। शाम को रीचर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन डिनर पर जाने से पहले ही रोज को बुरी खबर देती है। उसी जगह के पास एक और लाश मिली है और इस बार कत्ल का तरीका पहले जैसा ही है। ऑस्कर रीचर से कहता है, जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम हमारी निगरानी में रहोगे। बेहतर होगा तुम इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करो। सब लोग मुर्दा घर पहुंचते हैं। जैसे ही रीचर लाश देखता है उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह लाश उसके अपने भाई की होती है। ऑस्कर हैरान होकर पूछता है, तुम दोनों भाई एक ही वक्त इस शहर में क्या कर रहे थे? रीचर कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं ब्लाइंड ब्लैक की मौत की जांच के लिए यहाँ आया था और मुझे यहाँ आने के लिए मेरे भाई ने ही कहा था। ऑस्कर फिर भी उस पर शक करता रहता है और धमकी देता है कि जरूरत पड़ी तो उसे दोबारा जेल भेज दे। गुस्से में रीचर उसे धक्का दे देता है। हालात खराब होते देख रोस्को बीच में आ जाती है और रीचर को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। रास्ते में रोस्को पूछती है, अब तुम क्या करने वाले हो? रीचर की आंखों में सिर्फ बदला होता है। वह कहता है, जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरा एपिसोड शुरू होते ही ऑस्कर रोस्को से कहता है कि रीचर पर नजर रखो, वरना वह अकेला पूरे शहर में तबाही मचा देगा। रोस्को उसका पीछा करती है, लेकिन रीचर अचानक उसकी नजरों से गायब हो जाता है। अगले ही पल वह उसकी गाड़ी के सामने खड़ा मिलता है। रीचर कहता है, मेरी इन्वेस्टिगेशन में दखल मत दो। रोस्को शांत होकर जवाब देती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा हम मिलकर काम करें। रोस्को और रीचर पॉल के घर पहुंचते हैं, लेकिन पॉल वहां नहीं होता। घर पर सिर्फ उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती हैं। उन्हें भी नहीं पता होता कि पॉल कहां गया। रीचर वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है, लेकिन सीधा पॉल के कमरे की तलाशी लेने लगता है। वहां उसे पॉल के जूते मिलते हैं। ध्यान से देखने पर उनमें एक अजीब सा पौधे का बीज फंसा हुआ नजर आता है। बाहर आकर रीचर पॉल की वाइफ का शुक्रिया अदा करता है और रोस्को से कहता है, मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही हैं। पहली, जेल में गुंडों को हुक्म मिला था कि चश्मा पहने हुए आदमी को मारना है और उस वक्त चश्मा मैंने पहना हुआ था। दूसरी, एक बैंकर के जूतों में खेत में उगने वाले पौधे का बीज आया कहां से? इसके बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां रीचर के भाई का कत्ल हुआ था। रीचर क्राइम सीन को देखकर पूरी घटना अपने दिमाग में दोबारा जोड़ना शुरू करता है। रोस्को उससे उसके भाई के बारे में पूछती है। रीचर बताता है, मेरा भाई होमलैंड सिक्योरिटी में था। रोस्को पूछती है, होमलैंड सिक्योरिटी के बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, टेररिज्म, ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, बॉर्डर क्राइम्स, वह किस डिपार्टमेंट में था? लेकिन रीचर को इसका जवाब नहीं पता होता।
बाद में रीचर एक मोटेल में रूम किराए पर लेता है। रोस्को अब भी उस पर नजर रखे हुए होती है। जैसे ही रीचर रूम की चाबी लेकर बाहर आता है, कुछ गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह रीचर अकेला ही तीनों को बुरी तरह पीट देता है और चौथे आदमी से कहता है, इन सबको हॉस्पिटल ले जाओ। रोस्को हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस शहर में अचानक इतनी हिंसा क्यों बढ़ गई है। उसी रात हम 4 सफेद कपड़े पहने हुए लोगों को एक घर के अंदर जाते देखते हैं। अगली सुबह रीचर पुलिस स्टेशन पहुंचता है ताकि अपने भाई के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन का पता कर सके, लेकिन रोस्को बताती है कि एक और कत्ल हो गया है। रीचर तुरंत उसके साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है। ऑस्कर पहले से ही वहां मौजूद होता है। ऑस्कर कहता है, अपनी पूरी सर्विस में मैंने ऐसा कत्ल कभी नहीं देखा। रीचर फौरन पूछता है, क्या उसे कीलों से दीवार पर टांग दिया गया है? अंदर जाकर सब देखते हैं कि वाकई उस आदमी को कीलों से दीवार पर टांग कर मारा गया था। उसकी वाइफ का भी कत्ल कर दिया गया था। बाहर आकर ऑस्कर हैरान होकर पूछता है, तुम्हें पहले से कैसे पता था? रीचर बताता है, जेल में पॉल ने बताया था कि अगर उसने कत्ल कबूल न किया तो उसके साथ भी यही किया जाए। तब रोस्को बताती है कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है वह चीफ पुलिस ऑफिसर मॉरिसन था। इसी बीच खबर मिलती है कि मेयर टील ने खुद को नया चीफ ऑफ पुलिस अपॉइंट कर दिया है। रीचर शक जताता है, हो सकता है मॉरिसन का कत्ल उसकी कुर्सी हासिल करने के लिए करवाया गया हो। ऑस्कर कहता है कि वह इस केस में अपने FBI वाले दोस्त की मदद लेगा, लेकिन रीचर मना कर देता है। वह कहता है, किसी बाहर वाले को इस केस में मत लाओ। अगर मिलकर काम करना है तो हम तीनों करेंगे, वरना मैं अकेला ही सबको ढूंढ निकालूंगा। तभी ऑस्कर को एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है। उधर पॉल की वाइफ परेशान होकर बताती है कि शादी के बाद पहली बार पॉल रात भर घर नहीं आया। रोस्को कहती है, मैं पॉल की फैमिली के पास रुकती हूँ, उनकी जान को खतरा है, तुम ऑस्कर के पास जाओ, शायद वह भी खतरे में हो। रीचर के पास गन नहीं होती, इसीलिए वह गैराज से एक बड़ा चाकू उठाता है और पॉल की कार लेकर निकल पड़ता है। उधर मेयर टील नया चीफ ऑफ पुलिस बनने की खुशी में सभा कर रहा होता है। एक आदमी भीड़ में खड़ा होकर कहता है, 20 साल तक इस शहर में एक भी कत्ल नहीं हुआ। फिर जैक रीचर आया और कुछ ही दिनों में 4 कत्ल हो गए। यह सुनते ही भीड़ चिल्लाने लगती है, उसे गिरफ्तार करो। उन्हें पता ही नहीं होता कि रीचर उनके बिल्कुल पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा है। तभी शहर का सबसे ताकतवर आदमी मिस्टर क्लाइनर वहां आता है और भीड़ को शांत कर देता है। वह कहता है कि सबको चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर और नए चीफ टील पर भरोसा रखना चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑस्कर टील से कत्ल के पैटर्न के बारे में बात करता है, लेकिन टील उसकी बात टाल देता है और कहता है कि मॉरिसन ने अपनी ड्यूटी में हजारों क्रिमिनल्स को पकड़ा था, हो सकता है उनमें से ही किसी ने बदला लिया हो। बाहर आकर ऑस्कर कहता है, टील जानबूझकर मेरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलना चाहता है। सबसे पहले पॉल की फैमिली को प्रोटेक्शन देनी होगी। ऑस्कर आखिरकार अपने भरोसेमंद दोस्त ऑफिसर पिकार्ड को मदद के लिए बुला लेता है। ऑस्कर के जाने के बाद मेयर टील रीचर के पास आता है और उसके भाई की मौत पर अफसोस जताता है। साथ ही वादा करता है कि कातिलों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसके बाद रीचर एक फोन खरीदने जाता है। तब बार्बर उसे चेतावनी देता है, 2 स्पेनिश लड़के यहाँ आए थे, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे बचकर रहना। ये सुनकर रीचर सीधा पॉल के घर पहुंचता है। वो पॉल की वाइफ से कहता है, फौरन अपना सामान पैक करो, ऑफिसर पिकार्ड तुम्हें और बच्चियों को सुरक्षित जगह ले जाएंगे। जब रीचर घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि कुछ लोग दूर कार में बैठकर उस पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ता है वो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। रीचर वापस घर के अंदर आता है और कहता है, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। इतने में ऑफिसर पिकार्ड वहां पहुंच जाता है, लेकिन रीचर बिना किसी पर अंधा भरोसा किए सबसे पहले उसका ID कार्ड चेक करता है। ऑफिसर पिकार्ड पॉल की वाइफ और दोनों बेटियों को अपनी कार में बिठाकर सुरक्षित जगह ले जाने लगता है। उधर रीचर कहता है, स्पाइवी सच जरूर बताएगा, बस उससे पूछने का तरीका आना चाहिए। वह स्पाइवी को फोन करता है और ऑस्कर बनकर कहता है, कुछ दिन पहले तुम्हारी जेल में जैक रीचर नाम का कैदी आया था, उसके साथ जेल में बुरा बर्ताव हुआ था और अब वह तुम पर केस करने वाला है, इसी सिलसिले में बात करनी है। स्पाइवी उसे एक बार में मिलने के लिए बुला लेता है। जब रीचर वहां पहुंचता है, स्पाइवी मुस्कुराकर कहता है, फोन पर ही समझ गया था कि तुम ऑस्कर नहीं हो। फिर वह कहता है, मुझसे मिलने से पहले मेरे दोस्तों से मिल लो। इतने में वही 2 स्पेनिश लड़के आ जाते हैं जो पहले भी रीचर का पीछा कर रहे थे। वे रीचर से कहते हैं कि कार की डिक्की में लेट जाओ। रीचर मुस्कुराकर कहता है, भूल जाओ, वह मेरे लिए बहुत छोटी है। और अगले ही पल जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सामने वाले आम गुंडे नहीं थे, वे प्रोफेशनली ट्रेंड फाइटर्स थे और रीचर को भी पूरी टक्कर देते हैं। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है और तीनों वहां से निकल भागते हैं। रीचर सीधा पुलिस स्टेशन जाकर ऑस्कर और रोस्को को सब कुछ बताता है। वह कहता है, मैं स्पाइवी से कुछ नहीं उगलवा सका, लेकिन जिन लोगों से मेरी फाइट हुई थी वे पहले मिलिट्री में रह चुके थे। अगर ट्रेंड न होते तो 10 सेकंड भी न टिकते। इसके बाद रीचर स्पाइवी के घर जाने का फैसला करता है, लेकिन ऑस्कर उसे रोक देता है और कहता है, अब बस तुम होटल जाओ और आराम करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ऑस्कर रोस्को से कहता है कि रीचर को होटल छोड़ाए, लेकिन रोस्को उसे होटल ले जाने के बजाय एक बार में ले जाती है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक्स लेते हैं
बातें करते हैं और कुछ देर डांस भी करते हैं। रात को जब वे रोस्को के घर जाने लगते हैं तो तेज बारिश की वजह से रास्ता बंद होता है। एक पुलिस अधिकारी उन्हें आगे जाने से रोक देता है। मजबूरन दोनों पास के एक होटल में रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब वे रोस्को के घर पहुंचते हैं तो घर का दरवाजा खुला होता है। रोस्को तुरंत कार से अपनी गन निकालती है और दोनों एहतियात से घर के अंदर जाते हैं। अंदर देखकर पता चलता है कि रात को कुछ लोग घर में घुसे थे। उन्हें रोस्को नहीं मिली, इसलिए वे बिना कुछ किए वापस चले गए। लेकिन जाते जाते वे एक मैसेज छोड़ गए थे, सी यू सून। इसी धमकी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। रिचर्ड रोस्को से एक गन मांगता है और कहता है किसी भी हथियार पर भरोसा करने से पहले उसे चलाकर देखना जरूरी होता है। उसके बाद रिचर्ड और रोस्को ऑस्कर से मिलते हैं। रोस्को बताती है कल रात वे लोग मुझे भी मारने आए थे, मैं घर पर नहीं थी, इसलिए सिर्फ धमकी देकर चले गए। तीनों फोरेंसिक लैब पहुंचते हैं जहां जेस्पर उन्हें नई लाश के बारे में बताता है। मरा हुआ आदमी पीट जॉबलिंग था। वह ट्रक ड्राइवर था, 43 साल का था, शादीशुदा था और एटलांटा में उसका घर भी था। उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ एक पुराना ट्रैफिक वायलेशन था। इसी दौरान रोस्को के पास सीक्रेट सर्विस ऑफिसर मॉली बेथ का फोन आता है। रीचर फोन लेकर कहता है जो मर चुका है, मैं उसका भाई जैक रीचर बोल रहा हूँ, क्या आप बता सकती हैं कि वह मार्ग्रेव क्यों आया था? मॉली बेथ बताती है मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन वह एक सीक्रेट मिशन पर था। जब रोस्को पूछती है कि जो किस डिपार्टमेंट में काम करता था, मॉली बताती है कि वह नकली नोट और फोर्जरी रैकेट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने एक बार कहा था कि वह इस पूरे फेक करेंसी नेटवर्क को जड़ से खत्म करके रहेगा। यह सुनते ही रीचर को समझ आ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। वह मॉली बेथ से कहता है जो कि फाइलों की हार्ड कॉपी तैयार करवा दीजिए और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मॉली बताती है कि फाइलें तैयार होने में 1-2 दिन लगेंगे। फोन कटने के बाद ऑस्कर हैरान होकर कहता है क्या सिर्फ नकली नोटों के लिए इतने सारे कत्ल हो सकते हैं? रीचर जवाब देता है लोग थोड़े से पैसों के लिए भी जान ले लेते हैं, ये तो उससे कहीं बड़ा खेल लग रहा है। ऑस्कर फैसला करता है कि अब वह स्पाइवी के घर जाकर उसे दोबारा इन्वेस्टिगेट करेगा। उधर मेयर टील रोस्को से मिलता है और कहता है अच्छा हुआ तुम कल रात घर पर नहीं थी, वरना यह केस वहीं खत्म हो जाता। फिर वह उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। इसी बीच स्टीवनसन नाम का आदमी रोस्को के पास आता है और पॉल और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वह बताता है कि उसकी वाइफ और पॉल की वाइफ कजिन है, इसलिए वह उनकी फिक्र कर रहा है। लेकिन रोस्को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोई जानकारी देने से मना कर देती है। तभी मेयर टील स्टीवनसन को आवाज देकर अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ ऑस्कर अकेला ही स्पाइवी के घर पहुंचता है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह चुपके से घर के अंदर घुस जाता है। पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसे घर के अंदर जाते हुए देख लेती है। ऑस्कर पूरे घर की बारीकी से तलाशी लेना शुरू कर देता है और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह कितने बड़े राज के करीब पहुंच चुका है। ऑस्कर को स्पाइवी के फोन से एक बहुत जरूरी सुराग मिलता है। पता चलता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में क्लाइनर इंडस्ट्रीज के ऑफिस में कई बार कॉल की थी, लेकिन उसी वक्त 2 पुलिस अधिकारी घर में घुस आते हैं। वे ऑस्कर को चोर समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ रीचर उस इंश्योरेंस कंपनी पहुंचता है जहां पीट जॉबलिंग के ट्रक का इंश्योरेंस हुआ था। वह अधिकारी से पुरानी क्लेम फाइल मांगता है, लेकिन अधिकारी मना कर देता है। रीचर अपना अलग ही तरीका इस्तेमाल करता है और आखिरकार अधिकारी 2018 की क्लेम फाइल का प्रिंट निकाल देता है। उधर ऑस्कर की पहचान कंफर्म होते ही उसे रिहा कर दिया जाता है। पुलिस वाले उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर है। रोस्को उन अधिकारियों पर गुस्सा होती है और कहती है इतनी भी समझ नहीं थी, कोई चोर कोट पैंट पहनकर चोरी करने नहीं आता। थोड़ी देर बाद रीचर, रोस्को और ऑस्कर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रीचर बताता है कि पीट जॉबलिंग जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक चलाता था वह क्लाइनर इंडस्ट्रीज के लिए काम करती थी। जब भी वह किसी मुश्किल में फंसता था उसकी लीगल फीस भी क्लाइनर ही भर देता था। ऑस्कर बताता है स्पाइवी घर से भाग चुका है, लेकिन भागने से पहले उसने कई बार क्लाइनर इंडस्ट्रीज के ऑफिस में फोन किया था। अब तक मिलने वाले लगभग सारे सबूत क्लाइनर की तरफ इशारा कर रहे थे। रीचर अंदाजा लगाता है कि शायद ये ट्रक सिर्फ सामान नहीं बल्कि नकली नोट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ऑस्कर कहता है प्रॉब्लम यह है कि जो सबूत हमने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किए हैं वो कोर्ट में काम नहीं आएंगे, इसलिए दोनों सीधा क्लाइनर इंडस्ट्रीज जाकर उससे सवाल करने का फैसला करते हैं। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त रीचर बचा हुआ खाना एक दुबले पतले कुत्ते के लिए पैक करवा लेता है। उसका मालिक बताता है कि कुत्ता उसके मरहूम चाचा का था और अब मजबूरी में उसके पास है। ऑस्कर उसे समझाता है कि उसका अच्छे से ख्याल रखे, वरना जानवर की देखभाल न करने पर उसे सजा भी हो सकती है। इसके बाद रीचर और ऑस्कर क्लाइनर इंडस्ट्रीज पहुंचते हैं। वहां बड़े पैमाने पर ट्रकों से पशुओं का चारा उतारा जा रहा होता है। एक कर्मचारी उन्हें सीधा मिस्टर क्लाइनर के ऑफिस में ले जाती है। ऑस्कर पूछता है
क्या आप स्पाइवी को जानते हैं? उसने पिछले 3 दिन में आपके ऑफिस में कई कॉल्स की हैं और पीट जॉबलिंग भी आपके लिए ट्रक चलाता था। उसकी लीगल फीस भी आपने ही भरी थी। मिस्टर क्लाइनर बिल्कुल शांत रहता है। वह कहता है, मेरी कंपनी का सामान पूरे देश में जाता है। मेरे लॉयर्स हर वक्त तैयार रहते हैं ताकि अगर कोई ड्राइवर मुश्किल में फंसे तो उसे तुरंत मदद मिल सके। सप्लाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। फिर वह स्पाइवी की कॉल्स को भी नजरअंदाज करते हुए कहता है, हो सकता है वह मेरी कंपनी में काम करने वाले किसी दोस्त से बात करना चाहता हो। आखिर में वह ताना मारते हुए कहता है, मैं इस शहर के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ। अब बिना वजह मुझे कत्ल के सवालों में घसीटना मेरी बेइज्जती है। ऑस्कर भी पीछे नहीं हटता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इस पर क्लाइनर धमकी देता है, अगर बिना सबूत मेरा वक्त बर्बाद करोगे तो मार्ग्रेव के लोग तुमसे खुश नहीं होंगे। जाते वक्त ऑस्कर भी सख्त लहजे में जवाब देता है, तुम शहर के बाप हो सकते हो, मेरे नहीं। यह सुनकर रीचर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। क्लाइनर सिक्योरिटी बुलाता है और गार्ड्स दोनों को ऑफिस से बाहर छोड़ देते हैं। कार में बैठते ही रीचर ऑस्कर के डायलॉग का मजाक उड़ाता है और दोनों के बीच हल्का फुल्का मजाक हो जाता है। लेकिन अगले ही पल रीचर सीरियस होकर कहता है, अब तुम्हें अपने घर में नहीं रहना चाहिए। मॉरिसन के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कुछ कैश और एक फेक आइडेंटिटी हमेशा साथ रखो। बाद में रोस्को और रीचर ऑस्कर का सामान पैक करवाने में उसकी मदद करते हैं। ऑस्कर कहता है, रीचर कोई जल्दबाजी मत करना। रीचर शांत आवाज में जवाब देता है, क्लाइनर का पर्दाफाश करना मेरा पहला नहीं आखिरी काम है। सबसे पहले मुझे अपने भाई के कत्ल का बदला लेना है। रोस्को कहती है, हमारे पास 3 ही लीड्स थीं, पॉल, स्पाइवी और पीट जॉबलिंग। पॉल लापता है, स्पाइवी फरार है और पीट मर चुका है। रीचर तुरंत फैसला करता है, मैं स्पाइवी को ढूंढता हूँ। उसने मुझे जिस बार में बुलाया था वहाँ कोई न कोई उसे जरूर जानता होगा। उसी रात रोस्को की मुलाकात पेट्रोल स्टेशन पर जूनियर क्लाइनर से होती है। वह ताने मारते हुए कहता है, आजकल तुम रीचर के साथ काफी घूम रही हो। क्या उसने तुम्हें बगदाद वाला किस्सा बताया? कैसे उसने बेकसूर लोगों को मरवाया और बाद में अपने कनेक्शंस की वजह से बच गया? फिर वह कहता है, मुझे तो असली कातिल रीचर ही लगता है। रोस्को बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ऑस्कर उस बैंक की मैनेजर से मिलता है जहाँ पॉल पहले काम करता था। मैनेजर बताती है कि पॉल 1 साल पहले ही बैंक छोड़ चुका था। उधर रीचर उसी बार में पहुँचता है जहाँ उसकी स्पाइवी से मुलाकात हुई थी। वह एक आदमी को पैसे देकर स्पाइवी के बारे में पूछता है, लेकिन तभी एक लंबा चौड़ा आदमी बीच में आ जाता है और कहता है, ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, किसी और बार में जाओ। इस बार रीचर उसे गिनती करने का मौका भी नहीं देता। एक ही पल में उसकी पिटाई शुरू कर देता है और मार खाते ही वह आदमी बिना पूछे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। बार में मौजूद आदमी आखिर टूट जाता है और बताता है कि स्पाइवी 2 स्पेनिश लड़कों के साथ बहुत जल्दी में यहाँ से निकला था। रीचर जैसे ही अपनी कार में बैठता है उसे रियर व्यू मिरर में वही ब्लैक कार नजर आती है जो उसका पीछा कर रही होती है। वह फौरन अपनी कार से उतरता है, दोबारा बार की किचन में जाता है और वहाँ से ग्लव्स उठा लेता है। फिर वापस कार में बैठकर जानबूझकर उन लोगों को अपने पीछे आने देता है। कुछ देर बाद रीचर अपनी कार एक सुनसान इलाके की तरफ मोड़ देता है। चलते हुए ही वह कार से चुपके से कूद जाता है, जबकि कार आगे जाकर एक घर के पास रुक जाती है। स्पेनिश लड़के समझते हैं कि रीचर घर के अंदर छुपा हुआ है। दोनों गन्स लेकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल रीचर पीछे से आता है और दोनों को गोली मार देता है। उसके बाद वह उनकी जेबों की तलाशी लेता है। अंदर से काफी सारे पैसे मिलते हैं। ये वही पैसे थे जो रीचर को मारने के बदले उन्हें दिए गए थे। अब वह दोनों की लाशें उनकी कार की डिक्की में रखने जाता है, लेकिन जैसे ही डिक्की खोलता है अंदर पहले से ही स्पाइवी की लाश पड़ी होती है। रीचर स्पेनिश लड़कों की लाशें भी उसी कार की डिक्की में ठूंस देता है। इसी दौरान ऑस्कर का फोन आता है। वह बताता है, एक गांव वाले ने जलती हुई कार की खबर दी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। रीचर भी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। कुछ ही देर में रोस्को भी आ जाती है। तीनों मिलकर जली हुई कार की जांच करते हैं और उसका चेसिस नंबर नोट कर लेते हैं। फिर रीचर ऑस्कर को बताता है कि स्पाइवी भी मारा जा चुका है। वह कहता है कि स्पेनिश लड़कों की लाशें भी गायब करनी होंगी। अगर पुलिस को इतनी सारी लाशें एक साथ मिल गईं, तो स्टेट पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी और उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन उलझ जाएगी। रोस्को मजबूरी में रीचर का साथ देती है। रास्ते में वह पूछती है, बगदाद में असल में हुआ क्या था? रीचर कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, मैं अपनी ड्यूटी पर था। कुछ बच्चे रोज फुटबॉल खेलने आते थे। एक रात उनकी चीखें सुनी। पता चला कुछ लोग उनके साथ बहुत बुरा कर रहे थे। फिर मैंने उन सबको मार गिराया। बाद में इराकी पुलिस ने पूरी जांच की और फैसला दिया कि मैंने जो किया वह बिल्कुल सही था। रोस्को सिर्फ इतना कहती है, मुझे और कुछ नहीं पूछना। इसके बाद दोनों स्पेनिश लड़कों की कार एयरपोर्ट की पार्किंग में छुपाकर पार्क कर देते हैं। वे इतनी सावधानी से काम करते हैं कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा रिकॉर्ड ना हो। फिर वे पास के एक होटल में रूम लेते हैं। रीचर रिसेप्शन पर खास तौर पर कहता है, हमें 3री मंजिल से ऊपर वाला रूम चाहिए। रोस्को हैरान होकर पूछती है, इतना कैश कहाँ से आया? रीचर मुस्कुराकर कहता है, मुझे मारने के लिए जो पैसे दिए गए थे अब वो मेरे काम आ रहे हैं। रूम में पहुंचते ही मौली बेथ का फोन आता है। वह बताती है, जो कि फाइलों में बहुत जरूरी जानकारी मिली है।
मैं सुबह तक सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज तैयार कर लूंगी और खुद तुम्हें देने आऊंगी। रीचर मना करता है। वह कहता है एयरपोर्ट पर मत मिलना, हम पर नजर रखी जा रही है। एयरपोर्ट से निकलकर स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ना, हम तुमसे वहां मिलेंगे। फोन रखने से पहले मॉली बेथ कहती है, जो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता था, वह कहता था तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यह सुनकर रीचर अपने भाई को याद करके कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। अगली सुबह रोस्को कहती है, मुझे पीट जॉबलिंग की वाइफ को उसके कत्ल की खबर देनी है। रीचर भी उसके साथ चलता है। दोनों एक घर पहुंचते हैं जहां एक बुजुर्ग औरत दरवाजा खोलती है। रोस्को पीट के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन रीचर उसे रोक देता है। वह झूठ बोलकर कहता है पीट की कंपनी का एक ट्रक चोरी हो गया है, हमें उससे कुछ सवाल पूछने हैं। बुजुर्ग औरत उन्हें एक नया पता दे देती है जहां पीट अपनी वाइफ के साथ रहता था। दूसरी तरफ मेयर टील ऑस्कर को अपने ऑफिस बुलाता है। वह सख्त लहजे में कहता है, मैंने सुना है तुमने मिस्टर क्लाइनर को धमकी दी है। याद रखो, वह इस शहर के सबसे असरदार लोगों में से एक है। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, वरना अपनी नौकरी भूल जाओ। तभी स्टीवनसन आकर कहता है कि ऑस्कर के पापा का फोन आया है, लेकिन यह असल में उसके दोस्त ऑफिसर पिकार्ड का कोडेड मैसेज होता है। पिकार्ड ऑस्कर को एक जगह बुलाता है, लेकिन ऑस्कर कहता है मैं खुद नहीं आ सकता, अपने दोस्तों को भेज रहा हूँ। उधर पिकार्ड पॉल की वाइफ को अपनी गन देते हुए कहता है, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा, तब तक यह गन तुम्हारी हिफाजत करेगी। और याद रखना, अगर चलाने में झिझकी तो अपनी जान भी गंवा सकती हो। इसी बीच रीचर और रोस्को आखिरकार पीट जॉबलिंग की वाइफ से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि पीट अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसका जवाब सबको हैरान कर देता है। वह कहती है, तो क्या हुआ, मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं। फिर वह बताती है कि पैट अपने मालिक क्लाइनर से चोरी छुपे हेराफेरी करता था, मैं उसे हमेशा रोकती थी। इसी बात पर हमारे बीच रोज झगड़े होते थे। पैट अक्सर एयर कंडीशनर लेकर मियामी जाता था। वह दोनों को गैराज दिखाती है और कहती है, शायद 1-2 यूनिट अभी भी यहाँ पड़े हों। जब रीचर बॉक्स चेक करता है तो पता चलता है कि सारे बॉक्स खाली हैं। पैट की वाइफ बताती है कि जब भी उसके पास फोन आता वह तुरंत घर से निकल जाता और कई दिनों तक वापस नहीं आता। अब वह यह घर बेचकर हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाने वाली है। इसी बीच ऑस्कर का फोन आता है। वह रीचर और रोस्को को एक पता देता है जहां उन्हें पिकार्ड से मिलना था। रास्ते में रीचर अंदाजा लगाता है कि पैट शायद इन खाली बॉक्सों में नकली नोट छुपाकर ले जाता था और उनमें से कुछ पैसे अपने लिए भी रख लेता था। उसे उम्मीद थी कि जो कि फाइलों से सारा राज सामने आ जाएगा। दोनों एक सुनसान गली में पिकार्ड से मिलते हैं। पिकार्ड बताता है कि जली हुई गाड़ी रॉन हेसी के नाम पर रेंट की गई थी। इसी नाम से मार्ग्रेव से कुछ दूर एक होटल रूम भी बुक हुआ था। यह नाम सुनते ही रीचर समझ जाता है कि रॉन हेसी उसके भाई जो का फेक नाम था। दोनों तुरंत होटल पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि रॉन हेसी एक सूटकेस छोड़ गया था, लेकिन कोई उसे सिर्फ 20 मिनट पहले ले गया। तब रीचर रोस्को से पूछता है, अगर तुम्हें एक भारी ब्रीफकेस लेकर भागना हो तो क्या करोगी? रोस्को कहती है, मैं जरूरी सामान निकालकर ब्रीफकेस को डस्टबिन में फेंक दूंगी। बस इसी बात से रीचर को एक आइडिया आता है। वह डस्टबिन चेक करता है और वहां जो का ब्रीफकेस मिल जाता है। उसके अंदर जो का सूट और एक छोटी सी कोडेड पर्ची रखी होती है, लेकिन उस पर्ची को पढ़ने से पहले ही उन पर अचानक गोलियां चलने लगती हैं। रीचर और रोस्को अलग अलग तरफ भागते हैं। गुंडे रीचर का पीछा करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी फंस जाती है। मौका देखकर रीचर एक हमलावर को मार गिराता है, जबकि दूसरा उस पर बंदूक तान देता है। जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, रोस्को पीछे से उसे गोली मारकर रीचर की जान बचा लेती है। यह सब देखकर ऑस्कर परेशान हो जाता है और कहता है, आखिर और कितनी लाशें गिरेंगी? रोस्को पूछती है कि पिकार्ड के दिए हुए पते पर हमसे पहले हमलावर कैसे पहुंच गए। ऑस्कर को शक होता है कि किसी ने उनकी फोन कॉल सुन ली थी। उसे स्टीवनसन पर शक होता है, लेकिन रोस्को कहती है कि अब किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता। तीनों मार्ग्रेव के बाहर एक सुनसान घर में मिलकर जो कि कोडेड पर्ची को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोड उनकी समझ से बाहर था। पर्ची में पैट के गैराज का भी जिक्र था, लेकिन वहां पहले ही कुछ नहीं मिला था, सिर्फ खाली बॉक्स। एक और लाइन लिखी थी, ग्रेज क्लाइनर फाइल। ग्रे एक पुलिस अधिकारी था जिसने रोस्को के माँ बाप की मौत के बाद उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। रोस्को बताती है कि ग्रे की मौत के बाद क्लाइनर की फाइल न उसके घर मिली और न ही पुलिस स्टेशन में। उस पर्ची पर लिखे फोन नंबरों पर कॉल करने से पता चलता है कि वे तीनों नंबर ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिसों के हैं, लेकिन उन ऑफिसों के लोग 3 दिन बाद वापस आने वाले थे। इतना इंतजार करना मुमकिन नहीं था। रीचर अपनी भरोसेमंद दोस्त नीगली को यह काम दे देता है। वह पहले भी कई मिशनों में उसकी मदद कर चुकी थी। तब ऑस्कर याद दिलाता है कि मॉली बेथ किसी भी वक्त स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तीनों रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंच जाते हैं। मॉली दूर से उन्हें एस्केलेटर की तरफ इशारा करती है, लेकिन जब वे ऊपर पहुंचते हैं मॉली कहीं नजर नहीं आती। तीनों अलग अलग तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले रीचर को मॉली का बैग मिलता है, लेकिन बैग पूरी तरह खाली होता है। रीचर तुरंत रेलवे ट्रैक की तरफ भागता है। थोड़ा आगे जाकर उसे मॉली मिल जाती है, लेकिन किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया होता है। आखिरी सांस लेते हुए मॉली सिर्फ एक लफ्ज बोल पाती है, जो। आगे की पूरी कहानी देखने के लिए अभी कमेंट करें
पार्ट 2। आपके कमेंट ही तय करेंगे कि अगला पार्ट आएगा या नहीं।